सो हे गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कोमल कंप्यूटर क्लास। सो आज का हमारा टॉपिक होगा आप एक्सेल के अंदर सैलरी शीट कैसे बना सकते हो। जैसा कि आपको स्क्रीन पर दिख रहा है, यहाँ पर सैलरी शीट बनाया हुआ है जिसमें पूरा एक महीने का डेटा है और उसके बाद लास्ट में सारी कैलकुलेशन होने के बाद सैलरी इन हैंड है। तो ऐसा फॉर्मेट बनाने के लिए आइए चलते हैं शीट सेकंड पे। सबसे पहले दो सेल को सिलेक्ट करना है और सेल को सिलेक्ट करने के बाद मर्ज एंड सेंटर पर क्लिक करना है। जैसे ही आप मर्ज एंड सेंटर पर क्लिक करोगे आपका दो सेल है मर्ज हो जाएंगे। उसके बाद आपको सेल के अंदर नेम टाइप करना है और नेम टाइप करने के बाद आपको B1 सेल पे आ जाना है। B1 सेल में आपको डेट टाइप करना है, तो मैंने यहाँ पर 01 लिया, 012022। तो इस कंप्लीट डेट में से मुझे सिर्फ डे चाहिए, यानी कि B1 सेल के अंदर मुझे सिर्फ 0 और 1 यानी कि तारीख लेके आना है। लेकिन जब भी मैं फॉर्मूला बार में देखूँ तो मुझे वहाँ पर कंप्लीट डेट शो होना चाहिए। तो इस फॉर्मेट को छोटा करने के लिए हमें होम टैब के इस नंबर ग्रुप के यहाँ डाउन पॉइंट पर क्लिक करना है। जब हम डाउन पॉइंट पर क्लिक करेंगे उसके बाद हमें कस्टम पे क्लिक करना है। जब कस्टम पर क्लिक करोगे तो सैंपल में कंप्लीट डेट शो होगा, आपको वो कंप्लीट डेट शो होगा जो आपके एक्टिव सेल में है। उसके बाद टाइप में इस डेट का टाइप शो होगा, यानी DMY, डे, मंथ और ईयर। ठीक है, उसके बाद हमें क्या करना है, इस कंप्लीट टाइप में जो DMY है उसको हटा देना है और यहाँ पर D टाइप करना है। जब आप सिर्फ D टाइप करोगे, यानी D हमने डे के लिए टाइप किया है, तो सैंपल में आपको 1 दिखाई देगा। लेकिन ऑफिशियल तरीका यही होता है कि हमें 1 के आगे 0 भी चाहिए, तो हम यहाँ पर 2 बार D टाइप करेंगे और उसके बाद ओके कर देना है। यहाँ पे 01 हमको दिखाई देगा लेकिन हमारे फॉर्मूला बार में कंप्लीट डेट शो होगा। अब हमें करना क्या है, इस तारीख को 31 तारीख तक ड्रैग कर देना है। तो 31 तारीख तक हम अपनी डेट को ड्रैग करेंगे और उसके बाद अब हमें इस तारीख का वीकडे निकालना है। तो वीकडे निकालने के लिए उसके नीचे वाले सेल में हम एक फंक्शन लगाएंगे और वो फंक्शन होगा टेक्स्ट का। इज इक्वल्स टू टेक्स्ट, ब्रैकेट ओपन करना है, जो कंप्लीट डेट वाला सेल है उसको सिलेक्ट करना है, कोमा लगाना है और डबल कोट्स में 3 बार D लगाना है और ब्रैकेट को क्लोज कर देना है। एंटर प्रेस करोगे तो उसके बाद 1/1/2022 का जो वीकडे था वो आपका वीकडे यहाँ पर टेक्स्ट के फंक्शन से आपको पता चल जाएगा, यानी 1/1/2010 को सैटरडे ही था। 3 बार D लगाने का मतलब क्या हुआ, अगर आप 4 बार D लगाते हो और फिर एंटर प्रेस करोगे तो कंप्लीट सैटरडे शो होगा। लेकिन SAT से भी काम चल जाएगा, इसलिए हमें क्या करना है, 3 बार D ही लगाना है, जिससे सिर्फ शॉर्ट में आएगा SAT। उसके बाद कंप्लीट इसको भी ड्रैग कर देना है। इसको ड्रैग करने के बाद हमें यहाँ पर नेम टाइप करना है। तो नेम टाइप करने के लिए मैं शीट 1 से नेम को कॉपी कर रही हूँ और कॉपी करने के बाद उसको पेस्ट कर देना है। कॉपी किया, यहाँ पे जाके इसको ऐसे पेस्ट कर दिया। उसके बाद हमें करना क्या है, बॉर्डर लगाना है और बॉर्डर लगाने के लिए आपने जो डेटा बनाया है उसमें से कहीं पर भी आप क्लिक करिए और क्लिक करने के बाद Ctrl+A प्रेस कर दीजिए। जब Ctrl+A प्रेस करोगे तो उसके बाद आपको क्या करना है, आपको यहाँ पर बॉर्डर लगाना है और बॉर्डर के लिए आप Alt+H+BA का यूज़ करोगे, जिससे क्या होगा, आपका कंप्लीट डेटा जो है उसमें बॉर्डर लग जाएगा। उसके बाद आपको अपने कॉलम को ऑटो फिट करना है। ऑटो फिट करने के लिए सभी कॉलम्स को सिलेक्ट करना है। ऐसे सारे कॉलम्स को सिलेक्ट करने के बाद आपको किसी भी एक कॉलम में जब ऐसे प्लस का साइन दिखाई देगा 2 बार माउस से क्लिक करना है, जिससे क्या होगा, आपके कॉलम ऑटो फिट हो जाएंगे। उसके बाद हमें क्या करना है, क्योंकि सैटरडे संडे या फिर सिर्फ संडे भी ऑफ डे होता है, यानी कि संडे हमारा छुट्टी होता है, तो ऑफ डे हमें क्या करना होगा, हाईलाइट करना होगा। तो हाईलाइट करने के लिए आप सिर्फ जो आपके वीकडे हैं उनको सिलेक्ट करोगे, यानी 1 तारीख का जो वीकडे है वहाँ से अपनी टेबल को सिलेक्ट करना स्टार्ट करना है। उसके बाद कंडीशनल फॉर्मेटिंग पर जाना है, न्यू रूल पे जाना है, यूज़र फॉर्मूला क्लिक करना है। उसके बाद आपने जो टेबल सेलेक्ट किया है उसके पहले वाले सेल पर क्लिक करना है, यानी 1 तारीख का जो वीकडे है वो सैटरडे है, तो सैटरडे पे क्लिक करना है, बी के आगे वाला डॉलर हटा देना है। उसके बाद इज इक्वल्स टू लगाना है और डबल कोट्स के अंदर यहाँ पर SUN टाइप करना है। डबल कोट्स के अंदर सिर्फ संडे लिखना है, फॉर्मेट पर जाना है और यहाँ से कलर लेना है, जिस भी कलर में आपको हाईलाइट कराना है और कलर लेने के बाद आपको सिर्फ
ओके कर देना है, ओके कर देना है। इससे क्या होगा, सारे संडे एक साथ सिलेक्ट हो जाएंगे। उसके बाद हमें क्या करना है, प्रेजेंस और अब्सेंस लगाना है। तो मैंने सिर्फ सेल को सिलेक्ट किया है। सेल को सिलेक्ट करने के बाद सिर्फ P टाइप करना है और कंट्रोल के साथ एंटर प्रेस कर देना है। नेक्स्ट यहाँ पर भी सेम, आपको सिर्फ सेल को सिलेक्ट करना है, P टाइप किया, कंट्रोल के साथ एंटर प्रेस करना है। ऐसे ही आपको सभी सेल में करना है। तो मैंने यहाँ पर इनको सिलेक्ट किया, कंट्रोल के साथ इन सेल्स को भी सिलेक्ट कर लिया। कंट्रोल का यूज़ करे रखना है आपको। जब आप कंट्रोल का यूज़ करे रखोगे, उससे आप एक साथ सारे सेल्स को सिलेक्ट कर पाओगे। तो ये सारे सेल इस वक्त सिलेक्ट हो चुके हैं। उसके बाद बाहर कहीं भी क्लिक नहीं करना है, सिर्फ P टाइप करिए और कंट्रोल के साथ एंटर प्रेस कर दीजिए, जिससे सारे सेल जो आपने सिलेक्ट किए थे उसमें सेम वैल्यू आ जाएगा। उसके बाद जहाँ जहाँ पे आपको अब्सेंस लगाना है वहाँ पर सिर्फ अब्सेंस लगा दीजिए। P का मतलब प्रेजेंस होगा, A का मतलब अब्सेंस होगा। जहाँ जहाँ आपको अब्सेंस लगाना है वहाँ आप अब्सेंस लगाइए। ध्यान रखना गलती से 2 अब्सेंस मत लगा देना। उसके बाद अगर आपको हाफ डे लगाना है तो हाफ डे के लिए आपको H का यूज़ करना पड़ेगा। तो जहाँ जहाँ आपको हाफ डे लगाना है वहाँ पर सिर्फ H टाइप करना होगा। ऐसे आपको H टाइप कर लेना है। इस हिसाब से आपका पूरे महीने का फॉर्मेट तैयार हो चुका है। प्रेजेंस हो गया, अब्सेंस हो गया, हाफ डे हो गया और हमारा ऑफ डे हो गया। अब हमें क्या करना है, अपनी सैलरी का कैलकुलेशन करना है। तो सैलरी का कैलकुलेशन करने के लिए सबसे पहले आपको एक कॉलम बनाना होगा, वो होगा बेसिक सैलरी का। तो हम 2 सेल को सिलेक्ट करेंगे, क्योंकि हमें बहुत सारे कॉलम बनाने हैं। तो 2 सेल सिलेक्ट किए, कंट्रोल की को प्रेस करके रखना है। उसके आगे के भी आप 2 सेल ऐसे 2-2 सेल को सिलेक्ट करते हुए जाइए, कंट्रोल की को छोड़ना नहीं है। उसके बाद जब आपके सारे सेल सिलेक्ट हो जाएंगे, आपको सिर्फ कंट्रोल की को छोड़ देना है और मर्ज एंड सेंटर के इस डाउन पॉइंट पर क्लिक करना है और क्लिक करने के बाद मर्ज सेल्स पर क्लिक कर देना है, जिससे क्या होगा, आपके ये सेल एक साथ मर्ज हो जाएंगे। उसके बाद आपको क्या करना है, पहले वाले कॉलम में बेसिक सैलरी यानी 31 तारीख के बाद जो आपका पहला कॉलम है उसमें आपको बेसिक लिखना है। बेसिक लिखने के बाद आपको ऑल्ट के साथ, याद रखिए बेसिक आपको ऊपर चाहिए, सैलरी आपको नीचे चाहिए, तो ऑल्ट के साथ एंटर प्रेस करना है। उसके बाद आपको सैलरी टाइप करना है। तो ये बेसिक सैलरी हो गया। उसके बाद एक कॉलम आपको बनाना होगा टोटल प्रेजेंस का, टोटल प्रेजेंस। नेक्स्ट आपको चाहिए होगा टोटल अब्सेंस। आपको सिर्फ यहाँ पर टोटल अब्सेंस लेना है। टोटल हाफ डे के लिए HT यूज़ किया है। नेक्स्ट टोटल ऑफ डे। तो ये कॉलम्स आपको बनाने होंगे। उसके बाद बेसिक सैलरी यहाँ पर टाइप कर लेना है। तो आपको सिर्फ बेसिक सैलरी टाइप करना है इस तरह से, क्योंकि जो कोई भी है जो अटेंडेंस बनाता है उसको पता है किसी की सैलरी कितनी है। तो बेसिक सैलरी वो होता है जब आपको हायर किया गया, जो सैलरी आपको उस टाइम बताया गया वो हमारी बेसिक सैलरी होता है। जो भी कैलकुलेशन होगा वो सारा इसी बेसिक सैलरी में से होता है। तो ये जो बेसिक सैलरी है मैंने उसको यहाँ पर टाइप कर लिया है। और बेसिक सैलरी को टाइप करने के बाद अब हमें टोटल प्रेजेंस काउंट करना है। तो टोटल प्रेजेंस काउंट करने के लिए एक फंक्शन लगेगा, वो होगा काउंट इफ का, इज इक्वल्स टू काउंट इफ फंक्शन लगाना है। उसके बाद आपको रेंज सेलेक्ट करना है और रेंज सेलेक्ट करने के लिए आपको 1 तारीख से लेके 30 तारीख तक का रेंज सेलेक्ट करना है। तो ये ऐसे हमें रेंज सेलेक्ट करना है। रेंज सेलेक्ट करने के बाद कोमा और डबल कोट्स में से जो आपका क्राइटेरिया है वो क्राइटेरिया लिखना है। डबल कोट्स को क्लोज करना है, ब्रैकेट को क्लोज करना है और एंटर प्रेस कर देना है। इससे क्या हुआ, टोटल प्रेजेंस काउंट हो गया। नेक्स्ट हमें टोटल अब्सेंस काउंट करना है। काउंट इफ फंक्शन का यूज होगा। उसके बाद 1 तारीख से लेके 31 तारीख तक फिर से रेंज देना है, कोमा और डबल कोट्स के अंदर अब यहाँ पर हमें ए लिखना है, ब्रैकेट क्लोज और एंटर प्रेस करना है। नेक्स्ट टोटल हाफ डे है। टोटल हाफ डे के लिए काउंट इफ का फंक्शन लगेगा। उसके बाद फिर से हमें रेंज लेना है और रेंज लेने के बाद कोमा डबल कोट्स के अंदर एच लिखना है। लेकिन अगर कोई 4 दिन का हाफ डे करता है तो उसको 2 दिन का सैलरी मिलता है। तो अगर हम सिर्फ एच लिखेंगे डबल कोट्स के अंदर तो यहाँ पर 5 आ रहा है, लेकिन जो सैलरी मिलेगा वो 2.5 होगा। तो हमें करना क्या है, जब काउंट इफ का फंक्शन लगाएंगे तो ब्रैकेट क्लोज करने के बाद इंटू 0.5 लगा देंगे। इससे क्या होगा, 4 होगा तो 2 आएगा और 5 है तो 2.5 आ जाएगा। उसके बाद टोटल
ऑफ डे। टोटल ऑफ डे निकालने के लिए काउंट इफ का फंक्शन ही लगेगा, इज इक्वल्स टू काउंट इफ। काउंट इफ लगाना है और काउंट इफ फंक्शन के बाद वही सेम रेंज देना है, लेकिन जो हमारे ऑफ डे हैं, ऑफ डे के अंदर हमने ओडी नहीं लिखा है, तो हमें क्या करना होगा, सिर्फ इज इक्वल्स टू रेंज कोमा डबल कोट स्टार्ट डबल कोट्स क्लोज ब्रैकेट क्लोज। क्योंकि हमने जो ऑफ डे है उसको ब्लैंक रखा है, तो हमारा जो डबल कोट्स है उसके अंदर कुछ भी नहीं टाइप करना है, स्पेस भी नहीं देना है, सिर्फ डबल कोट स्टार्ट और क्लोज कर देना है, एंटर प्रेस करना है। हमारे 5 संडे हैं, यानी हमारे 5 ऑफ डे है जो हाईलाइट हो रहे हैं, तो ये 5 है और रिजल्ट में भी हमें यहाँ पर 5 दिखाई दे रहा है। तो ये हो गया टोटल ऑफ डे। और अब जो कैलकुलेशन होगा वो होगा पर डे सैलरी, एक दिन का सैलरी कितना है। तो पर डे सैलरी के लिए आपको पहले यहाँ पर डे सैलरी लिखना है। पर डे सैलरी कैसे निकलेगा, इज इक्वल्स टू बेसिक सैलरी डिवाइडिंग बाय जितने दिन की आप सैलरी बना रहे हो वो, तो हमारी 31 दिन की सैलरी है, तो आपको पर डे सैलरी निकालने के लिए बेसिक सैलरी को डिवाइड करना होगा 31 से। उसके बाद आपको एक कॉलम बनाना है। कॉलम बनाने के लिए मैंने फिर से 2 सेल लिए और फिर ऐसे 2-2 सेल आप लेते जाइए, उनको मर्ज करना है, मर्ज एंड सेंटर पे क्लिक करना है, वो मर्ज सेल्स कर देना है। तो ऐसे पर डे सैलरी हो गया। पर डे सैलरी के बाद एक कॉलम बनेगा, वो होगा टोटल पेड डेज। तो टोटल पेड डेज निकालना है कि हमको कितने दिन का सैलरी पेड करना है, तो टोटल पेड डेज एक कॉलम होगा। टोटल पेड डेज कैसे निकालना है, टोटल पेड डेज निकालने के लिए इज इक्वल्स टू जिस दिन हम आए उस दिन की सैलरी प्लस जिस दिन हमारा हाफ डे था उस दिन की सैलरी, जिस दिन ऑफ डे था उस दिन की सैलरी, जिस दिन एब्सेंस थे उस दिन की सैलरी नहीं मिलेगी तो उसको काउंट नहीं किया जाएगा। तो ये है टोटल पेड डेज। अब आएगा टोटल सैलरी। टोटल सैलरी के लिए टोटल लिया, ऑल्ट एंटर और यहाँ पर सैलरी टाइप कर दिया। सॉरी माफ़ कीजिए, टाइप नहीं हुआ था, ऑल्ट के साथ एंटर प्रेस करना है और यहाँ पर सैलरी लिख देना है। टोटल सैलरी के लिए इज इक्वल्स टू पर डे सैलरी इंटू टोटल पेड डेज। इसको ऐसे मल्टीप्लिकेशन करना है, एंटर प्रेस करना है, इससे आपका टोटल सैलरी निकल जाएगा। उसके बाद इनको सेलेक्ट करना है डाउन में भी, और सेलेक्ट करने के बाद कंट्रोल प्लस डी प्रेस करना है, जिससे ये सभी ड्रैग हो जाएंगे। नेक्स्ट जो हमारा कॉलम बनेगा वो बनेगा ओवर टाइम। अभी जितनी भी कैलकुलेशंस हुआ है, ये जितनी भी कैलकुलेशंस है, ये सारी कैलकुलेशन वो कैलकुलेशन है जब हमको हायर किया गया था और जो सैलरी हमें बताया गया था कितने दिन की सैलरी थी उस हिसाब से है। तो इतना डेटा सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पर भी बॉर्डर लगा दीजिए, ऑल्ट। बॉर्डर लगाने के लिए आपको डेटा सेलेक्ट करना है और उसके बाद कीबोर्ड से ऑल्ट HBA ऑल्ट प्रेस करना है, फिर ऑल्ट को छोड़ देना है, H प्रेस करना है, उसको छोड़ देना है, ऐसे आपको B और A भी प्रेस करना है। उसके बाद एक जो कॉलम बनेगा वो बनेगा ओवर टाइम, क्योंकि आप अगर किसी कंपनी में काम करते हो तो आपका ओवर टाइम जो होता है आपको उसका सैलरी भी मिलता है। तो टोटल सैलरी के बाद ओवर टाइम इन आवर्स, ओवर टाइम लिखना है, उसके बाद इन आवर। तो ओवर टाइम सैलरी अगर आप ले रहे हो, ओवर टाइम पहले आपको लिखना पड़ेगा कि आपने कितने घंटे एक्स्ट्रा काम किया है। तो उसके लिए कोई भी फंक्शन नहीं होता, आपको सिर्फ वो टाइप करना होता है, क्योंकि अगर आप सैलरी बना रहे हो आपके पास ये सारा रिकॉर्ड होता है कि किसी ने भी कितने घंटे काम ओवर किया है। तो वो आपको सिर्फ टाइप कर लेना है और टाइप करने के बाद अब आपको ओवर टाइम सैलरी निकालना है। तो ओवर टाइम सैलरी निकालने के लिए सबसे पहले वो कॉलम बनेगा ओवर टाइम सैलरी। तो ओवर टाइम सैलरी आपको लिख लेना है। उसके बाद ओवर टाइम सैलरी कैसे निकालना है, सबसे पहले इज इक्वल्स टू, देखो जो पर डे सैलरी है यानी जो एक दिन की सैलरी है उसको डिवाइड किया 8 से, क्योंकि ये जो सैलरी है बेसिक सैलरी 12,000 रुपये ये महीने की है, लेकिन एक दिन हमें 8 घंटे काम करना है, इसलिए पर डे सैलरी को डिवाइड किया गया है 8 से। उसके बाद यहीं पर ही इसको मल्टीप्लाई कर देना है। मल्टीप्लाई हम करेंगे ओवर टाइम इन आवर्स को, जितने घंटे हमने ओवर टाइम किया है। तो ये आप फॉर्मूला लगाओगे, एंटर प्रेस करना है, तो ये हो गया हमारा ओवर टाइम सैलरी। और ओवर टाइम सैलरी निकालने के बाद आपको फिर यहाँ पर लेना होगा HRA। HRA क्या होता है, हाउस रेंट अलाउंस, यानी आप बाहर से काम करने के लिए आ रहे हो तो कंपनी आपको हाउस रेंट के नाम का कुछ पैसा देती है, तो वो होता है HRA। तो HRA निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, अगर आपको HRA कंडीशंस के अकॉर्डिंग मिल रहा है,
यानी कंडीशन हमारा क्या हो गया, अगर आपका बेसिक सैलरी, अगर ये जो बेसिक सैलरी है वो 15,000 हो या 15,000 से ज़्यादा हो, अगर बेसिक सैलरी या तो 15,000 होगी या 15,000 से ज़्यादा होगी तो आपको 2,000 रुपये मिलेंगे हाउस रेंट के, और अगर आपकी सैलरी 15,000 से कम है तो आपको 1,500 रुपये मिलेंगे। तो ये अगर आपको कैलकुलेशन करना है तो उसके लिए इफ़ का फंक्शन लगेगा, इज इक्वल्स टू इफ़, ब्रैकेट ओपन करना है, उसके बाद बेसिक सैलरी, बेसिक सैलरी को सिलेक्ट करना है क्योंकि कंडीशन यही है बेसिक सैलरी ग्रेटर देन, बड़ी हो या फिर इज इक्वल्स टू बराबर हो 15,000 के। आपकी बेसिक सैलरी या तो 15,000 हो या 15,000 से ज़्यादा हो, कोमा। ये हमारा लॉजिकल टेस्ट यहाँ पर कंप्लीट हो गया। तो अगर वैल्यू इफ़ ट्रू है तो हमें क्या चाहिए, अगर सैलरी 15,000 या 15,000 से ज़्यादा है तो 2,000 रुपये हाउस रेंट की मिलने चाहिए, कोमा। आप डबल कोट्स में नहीं लिखेंगे तो भी काम चलेगा, आप सिर्फ 2,000 लिख दीजिए। उसके बाद वैल्यू इफ फॉल्स कि अगर 15,000 नहीं है तो कितने रुपए मिलने चाहिए, 1,500 रुपये। तो ये फंक्शन लगेगा, ब्रैकेट को क्लोज करना है, एंटर प्रेस करना है। उसको 1,500 रुपये मिल रहे हैं क्योंकि इसकी सैलरी 12,000 है। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है डियरनेस अलाउंस। डियरनेस अलाउंस क्या होता है, महंगाई भत्ता। महंगाई भत्ता यानी अगर आप गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो, प्राइवेट एम्प्लॉय हो, महंगाई को देखते हुए आपको आपकी सैलरी पे कुछ % मिल जाता है, या फिर नॉर्मल भी के सभी जितने भी एम्प्लॉय हैं किसी को 1,500 मिल रहा है, किसी को 1,000 मिल रहा है, तो वो डियरनेस अलाउंस होता है, यानी कि महंगाई भत्ता, ताकि हमारे खान पान पे कोई फर्क ना पड़े, तो वो डियरनेस अलाउंस होता है। तो डियरनेस अलाउंस निकालने के लिए इज इक्वल्स टू, अगर % के हिसाब से मिल रहा है तो बेसिक सैलरी इंटू 2%, 2% के हिसाब से मिल रहा है तो इंटू 2% कर दिया। अगर नॉर्मल है कि सभी को 1,500 मिल रहा है, 1,000 मिल रहा है, तो आपको सिर्फ यहाँ पर टाइप करना है। नेक्स्ट होता है कन्वेंस अलाउंस। कन्वेंस क्या होगा, आने जाने का खर्चा। गवर्नमेंट है या प्राइवेट है, आपको आने जाने का खर्चा मिल रहा है तो वो भी आपका अलाउंस होता है। तो कन्वेंस है वो सभी को इक्वल मिल रहा है, वो है 1,500 रुपये। तो अब हमें क्या करना है, सिर्फ इनको सिलेक्ट करना है, जितने भी फंक्शंस फॉर्मूले हमने यहाँ पर लगाए हैं, और उनको कंट्रोल+D से ड्रैग कर देना है। नेक्स्ट हमारा जो कॉलम बनेगा वो बनेगा ग्रॉस सैलरी। ग्रॉस सैलरी, ग्रॉस सैलरी क्या होगा, जितनी भी कैलकुलेशन यानी जितनी भी अलाउंस है जो आपको मिल रहे हैं वो सारे यहाँ पर प्लस हो जाएंगे। तो ग्रॉस सैलरी के लिए इज इक्वल्स टू, आपने टोटल सैलरी जो लिया था वो प्लस ओवर टाइम सैलरी प्लस HRA प्लस डियरनेस अलाउंस प्लस कन्वेंस। तो इन सभी को हमें क्या करना होगा, प्लस करना होगा। तो ये हो गया हमारी फाइनल सैलरी। लेकिन इसमें से अभी पीएफ क्या होता है, प्रोविडेंट फंड, प्रॉफिट फंड। तो ग्रॉस सैलरी में से अभी पीएफ भी जाएगा और उसके अलावा ESI। पीएफ क्या होता है, पीएफ होता है प्रोविडेंट फंड, आप उसको प्रॉफिट एंड फंड भी कह सकते हैं। तो जो पीएफ निकलता है वो निकलता है ग्रॉस सैलरी में से। तो पीएफ निकालने के लिए इज इक्वल्स टू ग्रॉस सैलरी, पीएफ जो है वो 2% जा रहा है तो आपको सिर्फ इंटू 2% निकालना है, यानी जितना % आपका पीएफ कट रहा है आपको सिर्फ उस % के हिसाब से लिख देना है। 2 है, 5 है, 1 है, 1.5 है, वो चीज़ आपको यहाँ पर लिख देना है, लेकिन ये ग्रॉस सैलरी में से जाएगा। नेक्स्ट है ESI। ESI क्या होता है, एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस। यानी कि अगर आपकी फैमिली में से, आप एम्प्लॉय हो, अगर आपकी फैमिली में से किसी को मेडिकल इशू है तो हॉस्पिटल का जितना भी खर्चा है वो सारा कंपनी देती है, वो पैसा आप ही का होता है। लेकिन हर सैलरी में से यानी हर महीने आपके सैलरी में से कुछ % ESI नाम का निकाल दिया जाता है, एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस। तो ESI के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, वहाँ पर भी इज इक्वल्स टू लेना है और ग्रॉस सैलरी इंटू 1%, यानी 1% है जो हमारी सैलरी में से हमेशा जाता है। नेक्स्ट एक कॉलम बनेगा सैलरी इन हैंड। तो दोनों सेल को सिलेक्ट करके मर्ज करना है और अब यहाँ पे डालना है सैलरी इन हैंड। तो अब हमें सैलरी इन हैंड मिलेगा। तो सैलरी इन हैंड के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सैलरी इन हैंड के लिए इज इक्वल्स टू हमारा ग्रॉस सैलरी माइनस पीएफ माइनस ESI। तो अभी हमारी सैलरी इन हैंड आ गई है। इन सभी सेल्स को सिलेक्ट करना है और सिर्फ कंट्रोल के साथ डी प्रेस कर देना है। तो ये हमारी कंप्लीट सैलरी बन चुकी है। पॉइंट्स में आ रहे हैं, डेसिमल्स कुछ लगे हुए आ रहे हैं। अगर आपको इनको हटाना है तो आप सिर्फ अपने सेल को सिलेक्ट करना और सेल को सिलेक्ट करने के बाद
डेसिमल्स है उनको इंक्रीज कर देना, आपको यहाँ पे ऑप्शंस मिलेंगे, आप इनको ऐसे इंक्रीज कर देना, तो ये आपके डेसिमल्स हट जाएंगे। ये आपकी फाइनल सैलरी बन गई। उसके बाद अपने कॉलम्स को ऑटो फिट करना है, सभी कॉलम्स को सिलेक्ट करना है और उनको ऑटो फिट करने के लिए माउस से जब प्लस का साइन आए तो 2 बार क्लिक करना है और ऑल बॉर्डर लगा देना है। ऑल बॉर्डर लगाने के लिए Alt+HBA का यूज़ करना है। तो ये हमारी फाइनल सैलरी बन गई है, सैलरी शीट बन चुका है। तो आज की वीडियो यही कंप्लीट होती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू।